अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादियों के एज़ाज़ में एक ज़ोहराना दिया जिसमें MQM पाकिस्तान, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी मुस्लिम लीग के लोग शरीक हुए। अख्तर मैंगल साहब की PNP पहले ही हुकूमत से राहें जुदा कर चुकी है, लेकिन एक और इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ उन्होंने इस ज़ोहराने में सरे से शिरकत ही नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने शिरकत की भी है उन्होंने भी इमरान खान साहब के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए है। MQM पाकिस्तान ने यह गिला किया कि कराची के मसाइल अगरचे सूबाई हुकूमत हल नहीं कर रही तो वफाक भी इस हवाले से कोई खातिर खा इकदाम नहीं ले रहा, जबकि GDA के लोगों ने यह गिला किया कि अंदरून सिंध को जहाँ सूबाई हुकूमत नज़रअंदाज कर रही वहाँ वफाक की जानिब से भी कुछ नहीं किया गया। जबकि दीगर लोगों ने भी कुछ इसी तरह के गिले शिकवे किए और कहा यह गया कि पिछले 2 सालों में हुकूमत को बेहतर अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सकी और अगर आने वाले अरसे में भी सूरत हाल ऐसी रही तो फिर न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि उनके इत्तेहादियों के लिए भी अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इमरान खान साहब ने भी खिताब किया और उनका फरमाना यह था कि वो पाकिस्तान को यकजा करके आगे ले जाना चाहते हैं और अपोजिशन की जमातें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के एजेंडे पे अमल पैरा हैं। वो चाहते हैं कि अपोजिशन के साथ गुफ्तगू की जाए, लेकिन क्या किया जाए कि अगर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए तो फिर अपोजिशन उनसे NRO मांगती है जो वो मर के भी नहीं देंगे। लेकिन नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे इस 2 नुकात पे कि क्या ज़रूरत आई आज इमरान खान साहब को अपने इत्तेहादियों को साथ बिठाने की। क्या उनको ये खदशा है कि BNP की तरह बाकी भी इत्तेहादी उनका साथ छोड़ जाएंगे? अगर वो छोड़ते हैं तो फिर हुकूमत का वजूद बाकी नहीं रहता। और अगर ऐसा नहीं है और वो चाहते हैं कि इस वक्त 11 जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन को अंगेज किया जाए और डायलाग किए जाएँ, तो डायलाग के इब्तिदा में अगर वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो किसी को NRO नहीं देंगे तो क्या ये मामलात आगे बढ़ पाएंगे? सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊँगा। आज हमारे साथ मेहमान हैं हुमायूं खान अख्तर साहब, इनफैक्ट साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं अता तारड़ साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब हैं, आप पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले हुमायूं अख्तर साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट आज एक तो ये बताइएगा कि इस बैठक का जो आज हुई है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या था? क्या ख़तरा यह है कि बाकी इत्तेहादी भी छोड़ के जाने वाले हैं और यकजा करने की कोशिश है, या बिलाखिर हुकूमत और बिलखसूस खान साहब इस बात पे कायल हो गए कि अब अपोजिशन को अंगेज करना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए और मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल को, सियासी टेम्परेचर को नीचे लाया जाए? क्या कहेंगे सर? देखिए, इत्तेहादियों को, पार्टियों को मिलना और उनके मेंबर्स को मिलना तो कोई अनोखी बात नहीं है और इनसे हम किसी किस्म की कोई इंसिनुएशन नहीं कर सकते कि हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा है या कोई खौफ है। मैं बड़े साल से 1990 से मैं पार्लियामेंट्स में और हुकूमतों में हूँ। हेलो जी 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 सुन रहे हैं हम हुमायूं साहब, कंटिन्यू कीजिए। मैं 1990 से हुकूमतों और पार्लियामेंट्स में हूँ। मैंने हमेशा यही देखा है कि इत्तेहादियों का कुछ न कुछ सिलसिला चलता रहता है। कुछ डिमांड्स, कुछ उनकी जो वादे किए गए या कोई नई उनकी डिमांड्स आती रहती हैं। वो अपने हलकों में काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनके कामकाज होते रहें। मुझे इस वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमें किसी इत्तेहादी से खतरा है। देखिए, मिडवे इत्तेहादी भी सियासत कर रहे होते हैं, सियासी पार्टियां हैं और इनके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि आधे रास्ते में अपने जो अलायंस है उसमें छोड़ के कहाँ जाएंगे। ये छोड़ के आप सोचें, मतलब ये किस पार्टी के साथ जाके इत्तेहादी करे, क्योंकि ये नेशनल जमातें तो है नहीं। PMLQ की आप मिसाल ले लें, PMLQ की तो सीट एडजस्टमेंट थी PTI के साथ। हमने इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की है। जब आपने सीट एडजस्टमेंट की और अपने
इनके खिलाफ कैंडिडेट्स ना खड़े किए हैं, तो ये तो मुनासिब बात नहीं होती कि ये इस तरह लेकिन हिमायू साहब, आप तो फरमा रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन आप तो फरमा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, लेकिन उन रहनुमाओं की जानिब से ये कहना कि वो हुकूमत वक्त के साथ नहीं बल्कि रियासत के साथ खड़े हैं, या आज तारिक बशीर चीमा साहब मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अपेयर हुए हैं और उनका ये फरमाना कि हुकूमत के अब जाने के दिन आ गए सर, इत्तेहादी नाराज हों अगर मसाइल को लेकर तो इस तरह की बातें तो नहीं करते जिस तरह की बातें वहां से हो रही हैं, तो क्या कहेंगे? मतलब है कि इतना बड़ा एग्रेशन नजर आ रहा है उनकी गुफ्तगू में। तो हमें अपनी साख खराब इनकी होगी पॉलिटिकली, ये समझदार सियासी लोग हैं, ये कहने तक ही ये बातें मेरा ख्याल महदूद रहेंगी। इस तरह छोड़ के नहीं जाया जाता, और कोई इनको अगर ये मैच्योर लोग हैं, ये किसी के झांसे में नहीं आएंगे। चिड़िया के घोंसले से जब चिड़िया का बच्चा गिर जाता है तो उसका फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है, और बाहर उसका कोई छोड़ता नहीं है। फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी किस्म का कोई खतरा है। ये एक नॉर्मल रूटीन मीटिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर अपने इत्तेहादियों से मिले हैं और उनसे गुफ्तगू की है। इससे ज्यादा मेरा ख्याल हमें इससे कोई नतीजा हासिल नहीं करना चाहिए। अतातार साहब, आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मैं पहले प्रोड्यूसर साहबा से कहूँगा कि वो मरियम नवाज साहबा का वो साउंड बाइट चलाए ना। अगरचे आज हुकूमत ने इंडिया दिया है, अगरचे बहुत को तगड़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन को एंगेज करने की बातें हो रही हैं। बट मरियम साहबा क्या कह रहे हैं उसके बाद मैं अता साहब से सवाल करूँगा। इमरान खान रास्ते हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है। जी अता साहब, इनफैक्ट अगरचे इस वक्त कुछ इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत आपको एंगेज करना चाह रही है, बट मरियम साहबा का तो कहना है कि ये बच्चे हैं, बीच में से हट जाएं, हमने किसी और से बात करनी है। अगरचे रिसेंट पास में मियां नवाज शरीफ साहब एक सर्कुलर जारी कर चुके हैं कि कोई भी अब किसी एजेंसी के शख्स से या एस्टेब्लिशमेंट के शख्स से नहीं मिलेगा, बट मरियम साहबा तो ये कह रही है कि हुकूमत वक्त से गुफ्तगू नहीं होगी, किसी और से गुफ्तगू होगी। तो क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे ये जो आज एक कहें, अगरचे ऑफिशियल ऑफर नहीं है बट खबरें तो ये आ रही हैं कि आपको एंगेज करने की कोशिश हो रही है? देखिए, हम हुकूमत को किसी किस्म का एनआरओ नहीं देंगे। इन्होंने कश्मीर के इशू पे हमारे साथ बैठना गवारा नहीं किया, टिड्डी दिल के इशू पे हमारे साथ बैठना गवारा नहीं किया, इन्होंने मुल्की मफाद में हमारे साथ बैठना गवारा नहीं किया। इस मुल्क में सबसे पहले मिसाके मईशत का नारा हमने लगाया। अभी कुछ बिगड़ा नहीं था, कुछ बिगड़ा नहीं था। हमने कहा आए बैठे ग्रैंड चार्टर करें और इस मुल्क की मईशत को ठीक करें ताकि आम आदमी खुशहाल हो सके। अब इत्तेहादियों का भी ये प्रॉब्लम है, वो जब हल्के में जाते हैं लोग गिरेबान पकड़ते हैं। मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में 20-25 हज़ार रुपए तनख्वाह वाला शख्स वो अपने माँ बाप की दवाई पूरी करे, वो बिजली और गैस के बिल अदा करे, वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस दे, या वो अशियाई खुर्दनोश की जो है महंगाई उसको बर्दाश्त करे। इत्तेहादियों को भी पता है कि तब्दीली जल्द आने वाली है, और अगर हम इस हुकूमत के साथ अटके रहे तो मामलात खराब होंगे। और देखिए, बहुत ज्यादा तजर्बा है हुमायूं अख्तर खान साहब का, और मैं बहुत एहतराम इनका करता हूं, मगर काफ लीग इस वक्त पंजाब में जो हुकूमत कायम है तहरीक इंसाफ की, वो काफ लीग की 10 सीटों पे कायम है। वफाक से अगर वो हटते हैं तो बहुत बड़ा डेंट डाल के जाते हैं, और काफ लीग और तहरीक इंसाफ का बहुत अननेचुरल अलायंस है। ये जबरदस्ती की शादी है, इसने चलना है नहीं। और इत्तेहादियों को मनाने का, उनसे बातचीत का, उनसे डायलॉग का टास्क सौंपा गया था जहांगीर खान तरीन साहब को, वो है नहीं इस वक्त, वो खुद नाराज हैं। अब वो वापस आएंगे, क्या इंकशाफात करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मगर इस हुकूमत के साथ ना तो कोई बातचीत हो सकती है और ना हम बातचीत में इंटरेस्टेड हैं। इन्होंने टाइम गुजार दिया जो गुजारना था। अब ये अगर एनआरओ चाहते हैं तो हम एनआरओ नहीं देंगे। हमारे पे तो चले असासों का इल्जाम है ना जी, हमारे पे किसी सरकारी फंड में, सरकारी ठेके में, सरकारी टेंडर में, सरकारी प्रोजेक्ट में खुर्द का तो इल्जाम ही नहीं है। हम तो भुगत रहे हैं, हमें मजीद क्या कर लेंगे, फांसी लगा देंगे। लेकिन अता तारड़ साहब, इनफैक्ट जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ऊपर चला गया है तो चीजों को इस तरह खला तो नहीं छोड़ा जा सकता, गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी। तो फिर वो जो मरियम साहबा कह रही है, आप उस फरीक से बात करना चाहते हैं, करना किससे चाहते हैं? गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी सर। मैं अर्ज करता हूं, देखिए, एक तो इनसे बात इसलिए नहीं हो सकती कि आटे का स्कैंडल हो, चीनी का स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, जितने हैं
वो सारे इनके पेटे हैं। 100 अरब की बीआरटी किसी को नजर नहीं आती, फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं हो रही, तरले लेते हैं कि इसको राज में रखा जाए, इस पे स्टे ऑर्डर ले ले, इस पे फलां कर लें। ये तो अब किस्सा पारीना है, इनसे ना बात करनी है, ना करेंगे, ना हो सकती है। तो किससे आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, मैं तमाम स्टेक होल्डर्स कहता हूं, अगर इस मुल्क की सिमत का तयन होना है तो किसी ना किसी वक्त इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जाके बातचीत होनी है तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन कि ये आईने पाकिस्तान की किताब है, ये आईने पाकिस्तान है, इसमें एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रोसेस है और ये आइन के तहत मुल्क ने चलना है। अतार साहब को दो चार स्टेक होल्डर्स के नाम भी तो ले लेना, लोगों को समझ नहीं आते कि स्टेक होल्डर से मुराद क्या है, अपनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मैं जरूर कह देता हूं जी। और इसमें देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट नहीं, इसमें पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, एट द एंड ऑफ द डे आइन की किताब क्या मुकद्दस है कि नहीं, इसका जवाब होगा। क्या आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलना है कि नहीं, इसका जवाब होगा। ये जो इमरान खान साहब की सिलेक्शन हुई है, 2 साल में मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा हो गया है। इमरान खान साहब बहुत बड़ी लायबिलिटी हैं। आप किसी भी सेक्टर में मुआवजा करके देख लें, तबाही के अलावा कुछ नहीं किया, एक ईंट नहीं लगाई, कर्जे लिए हैं और रोना रोया है। जिसने काम करना होता है शिराजी साहब, वो रोता नहीं होता, वो काम करता है, वो डिलीवर करता है, वो बताता है कि ये मेरी कारकर्दगी है। इन्होंने 2 साल में सिर्फ रोना रोया जी, पिछली हुकूमतें। सही भाई आप किस मर्ज की दवा हो, नहीं कर सकते घर चले जाओ। सही। हिमायूं साहब इनफैक्ट यही नुक्ता मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा। एक तो यह है कि अब सर ये रैक्टिक तो नहीं चलेगा ना कि आप माजी की हुकूमत ने बड़ी गलतियां की और उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। सर 2 साल से ऊपर कर साहब चौधरी मंजूर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी तरफ मैं ये बल्कि लेके जाता हूं नुक्ता जो बात कर रहे थे तारड़ साहब। चौधरी साहब इनफैक्ट क्या कहेंगे, अगरचे हुकूमत की जानिब से कोई गुफ्तगू के इशारे तो मिल रहे हैं, लेकिन तारड़ साहब कह रहे हैं कि नहीं, इनसे तो गुफ्तगू नहीं हो सकती, बेकार है, बेसूद है, बेहतर यह है कि जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के गुफ्तगू की जाए। तो पीपल्स पार्टी भी इस पे यकीन रखती है इवेंचुअली मुल्क की सिमत का तयन करने के लिए। जी 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 जी। तो क्या कहेंगे चौधरी साहब, इनफैक्ट अब तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे हैं, सिर्फ हुकूमत नहीं बाकी लोगों को भी बैठना पड़ेगा? मैं तो नहीं समझता किसी को बैठने की जरूरत है। पहली तो बात यह है कि गवर्नमेंट के पास क्यों बैठा जाए, किस मकसद के लिए बैठा जाए। आप अभी कह रहे थे कि हीट बहुत बढ़ गई, किसने बढ़ाई? अपोजिशन ने तो नहीं बढ़ाई। अपोजिशन तो हमेशा कोशिश करती रही है कि हीट ना बढ़े, लेकिन हीट कौन बढ़ाता है? रोज कौन खड़े होकर गालियां देता है? रोज कौन खड़े होकर तमाशा करता है? मैंने पहली हुकूमत देखी है जो ये हीट बढ़ाती है, वरना तो हुकूमत तो हीट को ठंडा करती है, चीजों को कूल डाउन करती है, मसाइल को हल करती है। ये पहली हुकूमत है जो मसाइल पैदा करती है। चलो लोगों के लिए तो जो कुछ तुम लोगों ने कर दिए। रही बात ये कि वो साथी कहते हैं एनआरओ, कौन मांग रहा है भैया आपसे एनआरओ? एनआरओ तो आपने दिए हुए हैं, बीआरटी पे दिया है आपने, अलीमा खान को दिया है आपने, मालम जफा पे दिया आपने, आटा चोर, चीनी चोरों सबको दिया हुआ है। एक साथ की बात न करें। तो सब वो फरमाते हैं कि फैटफ के मामले पे आप चाह रहे थे कि नैब के इदारे को खत्म कर दिया जाए, ये एनआरओ मांग रहे हैं आप, एहतसाब का निजाम ही खत्म कर दें आप। फैटफ का इशू है ही सब है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये इदारा, मुझे नहीं पता जब मैं 2002 में एमएनए था नैब ने क्या किया था, हमारी पार्टी तोड़ी थी, इनकी पार्टी नून लीग को तोड़ा था, हमारे सिटिंग एमएनए 22 बंदे तोड़े थे, किसने तोड़े थे? नैब ने तोड़े थे। अभी कौन लेकर गया है? कैसे, किसके जरिए आर्म स्विच करते हैं? इनके जरिए। तो ये एक पूरा तमाशा है जो इस बजट के अंदर लगा हुआ है, और ये कहते हैं मुज़ाकरात फवज। दूसरी बात यह है कि मैं तो किसी को मुज़ाकरात करने के हक में नहीं हूँ। अच्छा, एक आइन के अंदर एक तयशुदा दर्ज तरीकाकार है कि मुझे मेरी हदूद बताता है, अदलिया को उसकी हदूद बताता है, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को उनकी हदूद बताता है, पार्लियामेंट को उसकी हदूद बताता है। अगर लोग नहीं करेंगे तो आप 100 मुज़ाकरात करें, अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी तो मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं। आज इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, मेरे ठीक समझ में चलना शुरू हो जाए। सही। हिमायूं साहब इनफैक्ट ये जो बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब एनआरओ की बात करते हैं, सर मामलात सारे अदालतों में हैं, अदालतों जो मामलात हों वो तो प्राइम मिनिस्टर के दायरे अख्तियार में भी नहीं आते सर। तो यकीनी तौर पे बार बार जब अपोजिशन भी ये क्लेम करती है कि हमने कोई एनआरओ नहीं मांगा, और अगर हम आईन और कानून को देखें तो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार ही नहीं है कि किसी के खिलाफ मुकदमात को माफ कर दें,
तो फिर सर ये बयानिया एक्सेप्टेबल तो नहीं है, कहीं पे भी लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, बार बार प्राइम मिनिस्टर ये बात क्यों करते हैं सर? इस पे मैं भी आता हूं, जो समझने वाले हैं वो बिल्कुल डाइजेस्ट कर रहे हैं इस बयानिए को। अच्छा। मेरे एक दो सवालात हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बात हो रही है कि मुस्तकबिल का सिमत तयन करने के लिए स्टेक होल्डर्स, और सबको मालूम है कोई इतना नादान नहीं है सियासी खेल में कि किन स्टेक होल्डर्स की तरफ इशारा है, उनके साथ बैठ के और एक डायलॉग किया जाए। ये आइन की कौन सी शिक है जिसके तहत ये डायलॉग होगा? और आपका ये ख्याल है कि ये आइनी जो बाकी पिलर्स हैं स्टेट के, वो आपके साथ एक टेबल पे बैठेंगे और मज़ाकरात करेंगे? डू यू रियली थिंक सो कि मज़ाकरात होंगे? ये तो एक सियासी चीज है। मुझे दूसरा सवाल ये बताइए कि आइन की वो कौन सी शिक थी जिसके तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम अयूब खान की मार्शल लॉ कैबिनेट में 58 में ज्वाइन किया, और वो आइन की कौन सी शिक थी जिसमें नवाज शरीफ साहब ने 1981 में ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ कैबिनेट ज्वाइन की? और मैं 1988 से इलेक्शंस देखता आ रहा हूं, मैंने आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं देखा जिसके बाद अपोजिशन ने ये ना कहा हो कि ये हुकूमत जो बैठी है ये धांधली की पैदावार है, और -1 फॉर्मूले की और नेशनल गवर्नमेंट की और नो कॉन्फिडेंस थ्रू आउट जो उस हुकूमत की टर्म होती है उसमें यही लगा रहता है। ये 2013 के इलेक्शन में मैंने या हमारी पार्टी ने नहीं कहा था, ये आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि 2013 का रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन है। ये चीजें भी फिर मुझे बता दें कि आइन की किस शिक के तहत ये सब कुछ होता रहा है। जहां तक एनआरओ का आपने सवाल किया, देखिए एनआरओ दो बेसिकली एनआरओज हैं। एक एनआरओ नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ साहब से किया और बमे एहलो अयाल वो 40 आदमियों को लेके एक जहाज में बैठ के सन 2000 था सऊदीया रवाना हो गए। एक एनआरओ तो वो था जो कि सऊदी प्रिंस ने आके जब डिनाई किया गया तो उसने खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया था। दूसरा एनआरओ परवेज मुशर्रफ साहब ने पीपल पार्टी को दिया सन 2007 नवंबर में। ये एक एनआरओ था जो इवेंचुअली, एनआरओ होता ये है कि खास ऑर्डिनेंस या कानून पास किया जाता है जिसमें जो मुल्क के पिनल कोड्स होते हैं और बाकी अकाउंटेबिलिटी के कानून होते हैं उनको ओवरराइड कर दिया जाता है। वो एनआरओ 2007 वाला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दिया, और उसके बाद वो सारे के सारे 8000 के करीब लोगों जिन्होंने उस एनआरओ से फायदा उठाया था उन पे मुकदमा चले। लेकिन हमारा जुडिशियल निजाम ऐसा, ये प्रोसिक्यूशन का निजाम ऐसा है कि उसमें से एक कन्विक्शन नहीं हुई। इसलिए एनआरओ एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि कम से कम जहां तक पीटीआई की हुकूमत का ताल्लुक है, पीटीआई की हुकूमत किसी ऑर्डिनेंस के तहत या किसी कानून के तहत किसी किस्म का ऐसा कोई फेवर नहीं करेगी अपोजिशन जिनके खिलाफ केसेस है। दुरुस्त। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन गुफ्तगू बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद अतातार साहब। इनफैक्ट हुमायूं साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, उनका कहना यह है कि एनआरओ से मुराद ये है कि आप चाह रहे हैं कि खान साहब कोई ऑर्डिनेंस जारी करें और माजी की तमाम गुनाहों की माफ़ी दे दी जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। दूसरा उन्होंने कहा है कि माजी में आप खुद मार्शल लॉ का हिस्सा रहे हैं, गैर आईनी इक़दामात के अंदर हिस्सेदार रहे हैं, उस वक्त सब कुछ ठीक था। अब खान साहब पे इल्ज़ाम आ रहा है कि वो सिलेक्टेड हैं और उनको को लाया गया है, तो इस तरह की बातें तो ना करें सर। माजी में आपने भी गलतियां की हैं, अगर आज हो रही हैं तो आपने भी की हैं, तो सर आप ही पहले उनका एतराफ़ करें। हमारी 3 हुकूमतों का खात्मा, जो वफाकी हुकूमतें थी, 93 हो, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, 99 का कू हो, और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। तो हमने तो जो अपने माजी की चीजें हैं उनको दुरुस्त भी किया है, और दुरुस्त करने के साथ साथ आइन की हुक्मरानी की भी बात की है। तो अगर ये चाहते हैं कि हम आइन की हुक्मरानी की बात ना करें तो वो फिर चाहने ना चाहने से तो कुछ नहीं होता। तो माजी में खान साहब ने भी जो इदारों के बारे में बातें की हैं वो भी सारी चला दें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो इदारों के बारे में क्या कहते रहे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब की जुबान से कभी अदा नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2,
तैयारा साजिश केस जो बनाया गया था कि मियां नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम PIA की एक कमर्शियल फ्लाइट जो कोलंबो से लाहौर आ रही थी उसको हाईजैक किया जमीन पे बैठ के, उससे मजे का खेज, उससे नामुनासिब और उससे जो एक जुल्म और ज्यादती पर मबनी केस नहीं हो सकता। वो कौन सा NRO था यानी जिसके तहत हमें बरी किया गया उस केस के अंदर, और ये कैदी की चॉइस नहीं होती कि उसको कहां भेजा जा रहा है, कैसे भेजा जा रहा है। हमारा जुर्म क्या था 1999 में, कौन से करप्शन के केसेस थे, किस केस में हमारी कन्विक्शन हुई है, हमने किया क्या है। तो ये जो NRO की रट है, मैं इमरान खान साहब और उनके तमाम जो उनके जमात के अरकान हैं उन्हें कहूंगा दुआ करें कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में ना आए, क्योंकि हमने आपको नहीं छोड़ना। ये बात बड़ी क्लियर है। आपने एक गरीब आदमी का कत्ल किया है, चीनी 100 रुपए तक पहुंचाई है, आटा 80 रुपए किलो का मिल रहा है। आप चीनी की शॉर्टेज के बावजूद चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर चीनी इंपोर्ट कर लेते हैं। पूरी काबीना का ज़हनी अमराज के किसी स्पेशलिस्ट से तिब्बी मुआयना करवाना चाहिए इस बात पे। दूसरी बात, गंदम आप एक्सपोर्ट करते हैं, हम गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ये डाल के दिखाएं माजी की हुकूमतों पे, बताएं कि माजी की हुकूमतें क्यों और कैसे जिम्मेदार हैं इस बात की कि सारे माफिया इकट्ठे हो गए ना खान साहब के खिलाफ। सर सारे माफिया इकट्ठे हो गए जी, माफिया से इकट्ठे हुए हैं खान साहब के खिलाफ। कौन कौन है? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं NRO नहीं दूंगा, मगर कुछ लोग मेरी काबीना में शामिल हैं जो माफिया के सरकर्दा रुकन है। शुगर इंडस्ट्री को हुमायूं अख्तर खान साहब खूब समझते हैं और इनको भी पता है कि जहांगीर खान तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब कितने % मार्केट शुगर की कंट्रोल करते हैं। छोड़ दें इस बात को। मैं NRO नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर कुछ मेरे जाती इन्वेस्टर और मेरे फाइनेंसर वो माफिया का हिस्सा हैं। मैं NRO नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर कुछ मेरे जाती दोस्त भी माफिया का हिस्सा है इस मुल्क के अंदर। तो ये कब तक चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगेंगे? बड़ा सिंपल रूल है पॉलिटिक्स का। आप अपने मुखालिफ को कारकर्दगी पे ना हरा सकें तो आप उसे चोर और डाकू कहते हैं। जब चोर और डाकू आपकी अपनी सफों में निकल आए और आप खुद उसके मुर्तकिब हों उस जुर्म के, और आपको पता हो कि आप सियासी इंतकाम का निशाना अपने मुखालिफिन को बना रहे हैं, तो फिर आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। और जब गद्दारी भी आप प्रूव ना कर सकें तो फिर एक वक्त आता है कि आपको घर जाना पड़ता है। तो बात यह है, सियासी मुखालफत रहने दिया जाए। ये जो दुश्मनियां पाल रहे हैं ना, जेलों में भी टाइट कर देंगे, जेलों में खाना नहीं जाने देंगे, जेल में फलां कर देंगे। हम अल्लाह ताला के फजल से इनसे डरते नहीं हैं, मगर खान साहब को जिस ऐशो इशरत की जिंदगी की आदत है, एक दिन जिंदगी में जेल नहीं गुजारा, सियासी जद्दोजहद जो की है वो ना होने के बराबर है। तो जेल जाना पड़ गया तो खान साहब का गुजारा नहीं होना, ये शिराजी साहब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन तारड़ साहब, जिस बयानिए के साथ आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की बातें कर रहे हैं और हुकूमत को गिराने की बातें कर रहे हैं, कुछ तजियाकार कह रहे हैं कि इससे मुमकिन है कि पूरा सिस्टम लपेट दिया जाए। सर आप अपने बयानिए में हुकूमत से ज्यादा इदारों को हद पे तनकीद बना रहे हैं, तो कम से कम बयानिए को तो ठीक करें ना। देखिए, बात बयानिए की नहीं है, हमारी डिमांड बड़ी सिंपल है। इन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। इतने बुरे हालात कभी भी नहीं थे। आपकी जो तरक्की की शरह है, GDP ग्रोथ मनफी में है, और वो कोविड से पहले मनफी में चली गई थी। उसका जिम्मेदार कौन है? आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ें, आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की शुमारियात का इदारा है, उसकी महंगाई के मुतालिक फिगर्स पढ़ें, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और किस चीज के लिए हो रहा है। तो इस मुल्क में अब सिर्फ फ्री, फ्रेश और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। इनके जाने का वक्त है। इनसे ना बातचीत हो सकती है, ना इनको NRO दिया जा सकता है। और ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो पब्लिक मनी की करप्शन की है, इनकी जेलें बड़ी सख्त होनी आने वाले वक्तों में। तो इसलिए ये कोई तवक्को ना रखे। इनफैक्ट आपकी तरफ नुक्ता लेके आऊंगा कि सर, क्या आपने अब वे फॉरवर्ड क्या है? गुफ्तगू आप करना नहीं चाहते, इस्लामाबाद की तरफ आप आएंगे, पड़ाव डालेंगे, तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी? तो गुफ्तगू के जरिए आपने मामलात को सेटल करना है या ये दस्तों गिरबा होना है? सर करना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 देखिए, हमने तो क्या करना है, हम तो जो कुछ कर रहे हैं वही करना है हमने। ये इतनी अक्लमंद हुकूमत है कि ये आज इत्तेहादियों का इजलास बुलाती है और अपनी कमजोरी है वो लोगों के सामने रख देती है।
इससे आप अंदाजा कर लें कि एक इत्तेहादी छोड़ गए हैं, एक जाते नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी हुमायूं खान साहब बात कर रहे थे कि वो किस आइन के तहत आइन की कौन से के जरिए जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जो थे वो अयूब खान की कैबिनेट में थे। अयूब खान और वो दोनों एक ही कैबिनेट में थे और फिर उन्होंने अयूब खान ने उनको कंटिन्यू करवाया। लेकिन जब अयूब खान का तूती बोल रहा था उस वक्त उसको छोड़ा, उसके खिलाफ तहरीक चलाई, उसको घर भेजा, फिर दूसरे जर्नैल को घर भेजा, फिर तीसरे जर्नैल के खिलाफ हम लड़े और फिर चौथे जर्नैल के खिलाफ लड़े और उसके आगे जो लोग थे उनके खिलाफ भी लड़े। मैं बहुत सारी ऐसी बातें जो कहना नहीं चाहता, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है ये हाइब्रिड है कि ये लोग सियासत करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये लोग जज रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, इन लोगों का इत्तेसाद होगा, इनका नहीं होगा। तो ये तमाशा अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। ये जो है ये रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। तो ये सारा जो तमाशा है इसको अब खत्म होना चाहिए होगी इस मुल्क के साथ। सही हुमायूं साहब, इनफैक्ट आपका इस पे मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा और साथ में सर ये तो कम से कम अपोजिशन का लगता है कि एतराज बड़ा दुरुस्त है कि नैब जैसा इदारा जिसके बारे में सिर्फ अपोजिशन नहीं मुल्क की आला तरीन अदलिया कह रही है सर के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है या होता रहा है, तो कम से कम नैब के कवानीन को लेकर तो अपोजिशन की बात को सुनना चाहिए, उसको तो एड्रेस करना तो हुकूमत इख्तियार में है ना सर, उस पर तो कोई इनिशिएटिव होना चाहिए। उस पर भी खान साहब बड़े रिलक्टेंट है, तो ये तो लगता नहीं है कि कोई जमहूरी तरीका चीजों को एड्रेस करने का। जी शराई साहब देखें, मैं आपने अभी एक सवाल किया कि वे फॉरवर्ड किया, तो मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा। ताड़र साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत समझदार आदमी हैं। मुझे ये बताइए कि ये सही नहीं है कि पीएमएलएन में इस वक्त एक सीरियस लीडरशिप टसल है और क्राइसिस है, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ साहब जो इस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की जाए या मरियम नवाज साहबा से जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं। इधर क्लियरली धड़ेबंदी है, दो धड़े हैं पीएमएलएन में। एक हॉकिश है जिसने एंटी बढ़ा दिया है और वो अब डायरेक्ट नाम ले लेके अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं, जो कि आपने बिल्कुल सही फरमाया शरादी साहब कि इस तरह की हरकत के माजी में नतायज अच्छे नहीं निकले। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का जिनका एक मॉडरेट व्यू है और बातचीत करने वाला उनकी एक सोच है, उनको हर वक्त नजरअंदाज किया जा रहा है। ये चीज पहले आप दुरुस्त करें अपनी पार्टी में और उसके बाद मुज़ाकरात के रास्ते भी निकल आएंगे। आपने नैब का पूछा, नैब के बारे में मैं ये कहूंगा बिल्कुल नैब 1999 का ऑर्डिनेंस है, 5 साल पीपल पार्टी की हुकूमत रही, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाई गई। 5 साल पीएमएलएन की हुकूमत रही, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाई गई। हमारी कोशिश है और हमने कोशिश की है कि इसमें तब्दीली लाई जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो सजेशंस अपोजिशन की तरफ से आते हैं, बिलखसूस पीएमएलएन की तरफ से, वो तो इस तरह के होते हैं कि इससे तो बेहतर है कि नैब का कोई कानून हो ही ना सिरे से और इस अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इस मुल्क में हो ही ना। अगर मुनासिब किस्म के मशवरे आएंगे तो मुझे यकीन है कि हम उसमें बैठ के अपोजिशन से मुज़ाकरात करेंगे अकाउंटेबिलिटी कानून के बारे में। तारड़ साहब, इनको आपका रिस्पांस पे चाहिए। वो फरमा रहे हैं कि पहले तो आप अपनी पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात है उनको तो पहले दूर करें, बात करनी किससे है उस शख्स का तो तायन होना चाहिए, और फिर अगर कोई मुस्बत तजावीज़ है तो सर पब्लिक में उनको लेके आइए, तो उस पर तो वो कहते हैं बात करने को हम तैयार हैं। देखिए मेरी उस बात को गलत तासर इन्होंने उससे लिया। मैंने ये नहीं कहा था कि कोई डायलॉग होने जा रहा है या कोई डायलॉग हम करने जा रहे हैं। मैंने सिंपल बात ये की थी कि इवेंचुअली जो आइन की किताब है जो जिसमें इस मुल्क को चलाने का तरीकेकार दर्ज है, उस पे अमल दरामद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना मानना होगा कि हम इन्हीं हुदूद के अंदर रह के काम करेंगे। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी वक्त ये बात होगी, और ये शायद हकान अब्बासी साहब ने पीछे बात की। एक तो ये बात है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि जी हम कोई कल परसों को इस पे डायलॉग करने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2,
आज जो इन्होंने बात की नैब लॉज के हवाले से, नैब लॉज की अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट लेके आई थी, हम नहीं लेके आए थे। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम एक दफा गवर्नमेंट ने की, दूसरी दफा की क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी और इनकी अपनी पार्टी में परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब और उन जैसे बहुत सारे लोग जिन पे तलवारें लटक रही हैं और जिनके केस नहीं बनाए गए, उनको डर है कि फ्यूचर में बनाए जाएंगे, उनको जल्दी थी। और जो जिस मुसवदे की ये बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीटिंग ली, नैब लॉ की अमेंडमेंट्स उन्होंने प्रपोज की, हमारी तरफ से प्रपोजल आए, मगर वो क्या प्रपोजल थे? वो प्रपोजल ये थे कि 90 दिन का रिमांड नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ दहशतगर्दों के लिए होता है, और बाकी शिकें थी कि सीआरपीसी को लागू किया जाए, मगर एनआरओ किसी ने नहीं मांगा, कोई पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं थी। आहद खान चीमा इस मुल्क का एक शाइनिंग ब्यूरोक्रेट है, उसको जेल में 3 साल हो गए, 3 साल उसको जेल में हो गए हैं। उसको अगर सजा भी मिल गई वो अगले दिन बाहर आ जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ को 16 माह हो गए हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं जिनको वो छोटा छोटा छोड़ के गए थे, इन दोनों साहिबान के। तो हमें क्या कर लेंगे इससे आगे? हमें कोई नैब के कानून में तरमीम नहीं चाहिए। आने वाले वक्त में शराई साहब आप नोट कर लें, कंफ्यूजन है कि नून लीग में बात किससे करें? आपकी पार्टी के अंदर कितने लीडर पैदा हो गए? मैं आ रहा हूं उस बात पे। मैं कोई नजूमी नहीं हूं, मेरी 2 बातें नोट कर लें। वोट को इज्जत दो का नारा इस मुल्क में इमरान खान और उसकी जमात लगाएगी आने वाले वक्तों में, नंबर 1। नंबर 2, नैब की तरमीम के लिए अल्लाह ताला के फजल से आप इनको तरले लेते हुए देखेंगे कि ये मिन्नतों पे आएंगे कि नैब के कानून में तरमीम की जाए, और उस वक्त देखा जाएगा फिर जो होगा अल्लाह के फजल से। इसलिए हमने जो भुगत लिया है, हम भुगत भी रहे हैं। दोनों लीडर ऑफ ऑपोजिशन जेल में है एक ऐसे केस में जिसमें अभी तक कोई सबूत नहीं पेश किए गए। जहां तक बात है पार्टी में इख्तलाफात की, 40 साल हो गए हैं, मैंने तो नहीं देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने को अपने भाई की बात ना मानी हो या उन्होंने को अपनी मनमानी की हो। उनकी पॉलिटिक्स की अप्रोच बिल्कुल उनकी एक अपनी अप्रोच है, सही है, उनका एक अपना तरीकेकार है। मगर मियां नवाज शरीफ जो फैसला कर दें वो ना सिर्फ मनोअन तस्लीम किया जाता है, उस पर अमल दरामद कराया जाता है। हम कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है कि जहां पे बातचीत ना हो सके, बातचीत खुल के होती है, इख्तिलाफ राय हो उसका इजहार किया जाता है, मगर जब फैसला हो जाए उस पर अमल दरामद होता है। आज भी मियां शहबाज शरीफ को इस बात की सजा दी जा रही है कि वो मियां नवाज शरीफ के भाई हैं और वो उनसे बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और कुछ हम अपने नाज़रीन नए पाकिस्तान की तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। नाज़रीन, आज से 1400 साल पहले खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरबराह मुमलकत के लिए एक मयार सेट किया। उन्होंने फरमाया कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो इसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब भी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो रियासत मदीना के दावेदार हैं। लेकिन इस रियासत मदीना का हाल ये है नाजरीन कि लाहौर शहर में पुलिस किसानों पर इसलिए पल पड़ती है कि वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकले थे। पुलिस तशद्दुद से एक किसान हलाक हो जाता है, लेकिन रियासत मदीना के माथे पर पसीना तक नहीं आता। नाज़रीन, शहर पेशावर में खान साहब की मिसाली पुलिस एक शहरी आमिर खान को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाती है, लेकिन रियासत मदीना के जिस्म में झुरझुरी तक नहीं होती। और इसी रियासत मदीना के शहर रहीम यार खान में सलाहुद्दीन पुलिस तशद्दुद से जान की बाजी हार जाता है, लेकिन रियासत मदीना उसे इंसाफ नहीं दे पाती। क्या ये है खान साहब की रियासत मदीना, जिसमें एक पार्टी के कायद को करप्शन के इल्ज़ाम में ताहयात नाअहली का तौक पहना दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट हमला केस में प्रोसिक्यूशन खुद मुल्ज़िम के हक़ में दलाइल देती है। नाजरीन, एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ देखा जाए तो मालम जब्बा हो या फिर दीगर इसी तरह के केसेस हों जिसमें जो आटा चोरी हो, चीनी चोरी हो, इनके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ रियासत और रियासती इदारे खामोश नज़र आते हैं। अगर ऐसा है तो ये नारे इक़्तिदार को तूल देने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन रियासत मदीना इस तरह हरगिज़ नहीं हो सकती। नाज़रीन, आज इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।